Hello students, today we will be beginning with a new chapter that is internal reconstruction. So सबसे पहले तो internal reconstruction का मतलब क्या है वो देखते हैं. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें रिकन्स्ट्रक्शन तो हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन तो हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन तो हो रही है, पर वो जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल है. ठीक है, अब इंटरनल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो चलती रहेगी, कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, देयर विल बी नो लिक्विडेशन. इसके अलावा यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? रीऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि जो आपकी कंपनी में अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ये अपने अपने कुछ हिस्सा जो है उसको सेक्रीफाइस करते हैं और यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. सबसे पहले तो मीनिंग देखेंगे. दिस इज जनरली रिजॉर्टेड टू बाय अ कंपनी which is being reorganized internally. A scheme of reorganization is prepared in which all parties sacrifice. सब parties को sacrifice करना पड़ता है. The sacrifice is made in this order. सबसे पहले यहाँ पर sacrifice करता है equity shareholders, then preference shareholders, फिर unsecured creditors and then partly secured creditors. इसके बाद under the scheme the एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यूज इन इट्स लीगल आइडेंटिटी फॉर्म. ठीक है, लीगल एंटिटी फॉर्म. तो यहाँ पर जो हमारी पिछली वाली पुरानी कंपनी थी वो चलती रहेगी. अब वो चल रही है तो उसको यहाँ पर कुछ फ़ायदे हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो जो कंपनीज बंद हो जाती हैं वो अपने जो लॉसेज हैं उनको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकती हैं. अब यहाँ जब भी कोई इस टाइप से लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ किया जाता है तो उससे आपका जो इनकम टैक्स है वो बच जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम टैक्स है उसको आप बचा पाओगे अगर आप इंटरनली अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हो. ठीक है, आप कुछ सैक्रिफाइसेस करो और उसके बाद आपकी कंपनी चलती रहेगी. तो आपको जब प्रॉफिट्स होने स्टार्ट होंगे उसमें से आप कुछ अपने जो पिछले लॉसेस थे उनको माइनस कर लोगे और अपना जो इनकम टैक्स है वो कम कर लोगे. ठीक है, तो ये फ़ायदा है. बेसिकली ये जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है ना, ये आप अपने नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो. आपको वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस में लगेगा कि इनकम टैक्स में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इनको एक एडवांटेज है. इसके बाद देखते हैं कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की कैसे जाती है. सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन को करने के काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है, उन सारे मेथड्स को आप पूरे का पूरे मेथड्स को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो किसी एक कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी इंडिविजुअल मेथड को भी एक आध को भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई 2-3 मेथड यूज़ कर लिए. बेसिकली मतलब क्या है, आपने रीऑर्गेनाइजेशन करनी है, इनमें से किसी भी मेथड को यूज़ कर लो, चाहे सबको यूज़ कर लो, चाहे 2-3 को यूज़ करो, चाहे किसी एक को यूज़ करो. तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड ये है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. हाँ जी, तो इससे पढ़ते हैं. According to Section 161 of the Companies Act 2013, a limited company can, if authorized by its Articles of Association, alter the capital clause of its Memorandum of Association in any of the two ways. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका ये है कि इंक्रीज इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंग्स एक्सपीरियंट. तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपनी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी उसको इंक्रीज कर लिया. ठीक है, उससे क्या हो गया, हमारे पास कैपिटल ज़्यादा आ गई, पैसे आ गए, तो हम अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको तो एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं. इसके बाद अगली चीज़ आती है कंसोलिडेट ऑल और पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स of its existing shares of smaller denominations into shares of larger amounts. तो यहाँ हम क्या करें, हम शेयर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारी छोटी डिनोमिनेशन के शेयर्स थे उनको कंसोलिडेट करके, मतलब कि उनकी डिनोमिनेशंस को टोटल करके एक बड़ी डिनोमिनेशन का शेयर बना रहे हैं. एग्जाम्पल से देखो ज़्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड having a share capital of rupees 5 lakh divided into 5000 shares of rupees 100 each. पहले क्या था, यहाँ पर 5 लाख की कैपिटल थी, 5000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का एक शेयर था. resolves to consolidate its shares into 50,000 shares of rupees 10 each. ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल है ना, ये बेसिकली यहाँ पे लास्ट लाइन में जाके गलत हो जाता है. लास्ट लाइन में ये यहाँ पर जो कह रहा है वो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो शेयर की डिनोमिनेशन है वो छोटी कर दी. ठीक है, 100 रुपये से जाके आप 10 रुपये के शेयर का अमाउंट बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने शेयर की डिनोमिनेशन छोटी कर दी. पर कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता है. कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने डिनोमिनेशन बड़ी कर दी. इसके लिए आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ना इसको आप क्या करो,
आप इसको ना बिल्कुल रिवर्स कर दो, मतलब कि आप यहाँ पे क्या करो, आप एज्यूम करो कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, और इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने शेयर्स 5,000 कर रहे हैं, पर जो अमाउंट है वो 100 कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ शेयर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उनकी जो डिनोमिनेशन है, सारे कुछ शेयर्स को इकट्ठा मिला के उनकी जो डिनोमिनेशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसको उल्टा कर लो, तब जाके आपकी जो बुक है ये करेक्ट होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल से ₹10 अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल से ₹100 अकाउंट, ठीक है, कितने अमाउंट के साथ, 5 लाख के साथ। कुल मिला के देखो, चाहे आप 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो या 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कुल मिला के अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। तो यहाँ पे 5 लाख के साथ एंट्री पास हो गई। इसके बाद subdivide its shares of higher denomination into shares of smaller denomination subject to the condition that in case of partly paid up shares the proportion between the paid up and unpaid amount on the shares continue to be the same after subdivision as before, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन की बजाय हमारे पास शेयर्स थे बड़ी डिनोमिनेशन के, हमने उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उनकी जो डिनोमिनेशन थी वो क्या बन गई, यहाँ पे स्मॉलर हो गई। उल्टा केस ले लो, हमारे पास क्या थे, पहले शेयर्स थे हमारे पास 5,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, हमने क्या किया, यहाँ पे एक शेयर को बना दिया 10 रुपीज़ का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हमने जो डिनोमिनेशन थी उसको यहाँ पर छोटा कर दिया, ठीक है। इसकी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल से ₹100 अकाउंट डेबिटेड विद 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल से ₹10 अकाउंट विद ₹5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यही एंट्री पास करी। इसके अलावा अगली चीज़ ये देखो कि कई बार क्या होता है कि आप शेयर्स को सब डिवाइड तो कर रहे होते हो, पर वो जो शेयर्स होते हैं वो पार्टली पेड अप होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमारा शेयर है उसका जो अनपेड और पेड अप अमाउंट है उसका जो रेशो है वो सब डिविजन के बाद भी सेम रहे, ठीक है। अनपेड और पेड अप अमाउंट का जो रेशो है वो चेंज ना हो सब डिविजन के बाद, इस तरीके से हम सब डिविजन करें। इसके बाद अगला मेथड ये है कि कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ हम ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने जो शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, उनको हम यहाँ पे स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे सारे शेयर्स को करो चाहे कुछ शेयर्स को करो। इसके अलावा दूसरी केस भी हो सकती है कि हमने यहाँ पर स्टॉक को क्या कर दिया, फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, फुल्ली पेड अप था, उसको हमने क्या कर दिया, 5 लाख के इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखो 50,000 के शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था, अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 5 लाख ही हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली हमने स्टॉक बना दिया 5 लाख का, ठीक है। अब शेयर्स और स्टॉक जो है वो मैं ही पढ़ा चुकी हूँ आपको आपके पिछले सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर है। इसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बनेगी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, कितने के साथ, 5 लाख के साथ। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमने स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये एंट्री क्या थी, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने की थी। अगर हमने यहाँ पर स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना है तो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। अगला मेथड आता है कैंसिल दोज शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप, दैट इज डिक्रीज इट्स unissued capital without resulting in the reduction of paid up capital. It does not require any journal entry because it does not affect the paid up issued capital in any way. अगला मोड ये है कि जो हमारे शेयर्स जो कि किसी ने लिए ही नहीं थे, ठीक है, या फिर जो उनके अनइशूड शेयर्स हैं, ठीक है, या जो हमारे अनइशूड कैपिटल है उसको हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करने से क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो पेड अप कैपिटल है उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर्स अनइशूड हैं उस पर तो पैसे आए ही नहीं, तो वो कहाँ से पेड अप हुए। तो हमारी पेड अप कैपिटल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पेड अप कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे जो फालतू के पड़े हुए शेयर्स हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अगली चीज़ ये आती है कि अगर हमें यहाँ पर इसमें से किसी भी तरीके से अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं एक जनरल मीटिंग में, ठीक है। मतलब कि ये जो हमने अभी चार पांच तरीके अलग अलग निकाले हैं, देखे हैं, ये सारे के सारे ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल वाले, इन सबको करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं जनरल मीटिंग में। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट की कन्फर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे लिए हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये क्लॉज होना चाहिए कि हम अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, तो हम लोग अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको हम लोग यहाँ पर हम ऑल्टर करें, उसमें चेंजेस करें, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर अपनी कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर एक ऑल्टर्ड मेमोरेंडम प्रिपेयर करती है और इस चीज़ की अपनी जो ऑल्ट्रेशन है उसकी इंटीमेशन भेजेगी 30 दिन के अंदर अंदर, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट करती है, इस प्रोविज़न को तोड़ती है, तो यहाँ पर कंपनी और जो कंपनी का ऑफिसर है उसको यहाँ पर फ़ाइन लग सकता है। 1 दिन का फ़ाइन लगेगा 1000 से लेके, ठीक है, 1000 रुपये का, 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। 500 रुपये का भी फाइन लग सकता है, 600 का भी लग सकता है, पर मैक्सिमम 1 दिन का फाइन है 1000 रुपीज़। और जब तक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चलता है तब तक का फाइन लगेगा, या फिर हमने देखना है कि 5 लाख रुपीज़, जो भी कम अमाउंट है पर डे के हिसाब से, या फिर 5 लाख, वो फाइन यहाँ पर लगेगा। इसके बाद अगली चीज़ आती है, अगला मोड आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के बाद यहाँ पर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। इसे पढ़ते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ इशूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेजेस अटैच्ड टू सच शेयर्स, ठीक है। अब कई बार क्या करती है कंपनीज, वो अपने जो शेयर्स हैं वो अलग अलग टाइप के इशू करती है, ठीक है, या फिर उनके साथ जो अलग अलग शेयर्स हैं उनके साथ अलग अलग टाइप के राइट्स या फिर प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल एज टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं, अलग अलग टाइप के शेयर्स हैं, उन पे अलग अलग डिविडेंड्स हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के डिविडेंड्स कुछ जो होते हैं पार्टिसिपेटिंग होते हैं, कुछ क्यूमुलेटिव होते हैं, तो इस तरीके से उनके जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, उन राइट्स को चेंज कर दें, ठीक है। ये जो हमारे डिविडेंड से रिलेटेड या वोटिंग राइट्स थे, इन राइट्स को हम बदल दें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में चेंज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने से क्या होएगा, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी डिविडेंड को या तो सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है, या तो उसे कम करा जाएगा या फिर ज़्यादा किया जाएगा। अगर कम किया तो सैक्रिफाइस हो गया, ज़्यादा तो आमतौर पे होता नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ आती है, और कन्वर्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये भी हो सकता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगला मोड आता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दे, दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग शेयर कैपिटल को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करना वैसे तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। रिड्यूस अगर हमें शेयर कैपिटल करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें यहाँ पर कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो इसे पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज अनलॉफुल एक्सेप्ट व्हेन सैंक्शनड बाय द कोर्ट बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी लॉ। द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंट्स द सिक्योरिटी ऑन विच द क्रेडिटर्स रिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनीज हैं वो आमतौर पे इस टाइप की कोई रिडक्शन कर नहीं सकती हैं। बहुत ही कुछ ग्रेव सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर हमारा जो इशूड शेयर कैपिटल है उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा शेयर कैपिटल है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो सेक्शन 100 है हमारे कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो शेयर कैपिटल को कुछ अलग अलग तरीक़ों से रिड्यूस कर सकती हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है वो देखते हैं, बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, जो हमारे शेयर कैपिटल में जो अनकॉल्ड अमाउंट है, ठीक है, जो शेयर्स पे अनकॉल्ड अमाउंट है उसको या तो हम कम कर दें या फिर पूरे का पूरा ख़त्म कर दें, ठीक है। ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹8 हैज़ बीन पेड अप। तो यहाँ पर 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है पर 8 रुपीज़ पेड अप है,
नाउ बीइंग रिड्यूस टू अ फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹8। अब हमने क्या किया, पहले तो वो शेयर था ₹10 का, उस पर ₹8 पेड अप थे। अब हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर शेयर कैपिटल करी रिड्यूस, जो हमारा शेयर था उसका रेट क्या बना दिया, ₹8 बना दिया। तो वो क्या हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया। तो कैपिटल क्या हो गई हमारी, कम हो गई। ठीक है, इशूड कैपिटल तो थोड़ी सी कम ही हुई। ठीक है, तो यहाँ पर वो कम क्या हो रही है, उसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे वो देखते हैं। एंट्री होगी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एंट्री है ये कौन सी होगी, ये हमारी जो पुराने वाली शेयर कैपिटल थी उसके साथ होगी। जो हमारे पुराने वाले शेयर्स का अमाउंट था ₹10, उसके साथ होगी। नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो ₹8 वाली, जो हमारी नई वाली शेयर कैपिटल है उसके लिए होगी। लॉजिक ये है कि जब हमारी नई कैपिटल इशू होती है तो उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है, उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अदरवाइज ये क्या होता है, जब हम उसे कम करते हैं कैपिटल को तो वो क्या हो जाती है, डेबिट पे आती है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है ₹10 वाली वो जा रही है, और जो हमारी ₹8 वाली कैपिटल है वो आ रही है। तो आने वाली को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट, जाने वाली को कर देंगे डेबिट। किस अमाउंट के साथ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, 2 लाख इंटू पेड अप अमाउंट कितना, 16 लाख। कैसे आया, 2 लाख इंटू 8 इज इक्वल टू 16 लाख। ठीक है, इसके बाद अगला तरीका क्या है, बाय पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेड अप कैपिटल आई हुई थी उसको हम लोग पे ऑफ कर दें, मतलब उसको हम वापस कर दें शेयर होल्डर्स को। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹6,40,000 डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पर शेयर पेड अप। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6,40,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर है और ₹8 उस पर पेड अप है। सरप्लस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹2,80,000। सरप्लस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं। द कंपनी डिसाइड्स टू रिड्यूस पेड अप शेयर कैपिटल टू ₹6 पर शेयर पेड अप बाय पेइंग ऑफ द नेसेसरी अमाउंट आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड सरप्लस। अब देखो हमारे पास जो सरप्लस है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि हम उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, एक तरीके से हमारे पास फालतू पैसा बचा हुआ है, तो अब उस फालतू पैसे को बचे हुए का क्या करें। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो ₹8 का शेयर पेड अप था उसमें से ₹2 का जो अमाउंट है अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर देते हैं। ठीक है, वापस कर दें, वो पैसा कहाँ से निकाल दें, इस सरप्लस में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली एंट्री यहाँ पर देखो क्या है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग द अमाउंट टू बी रीपेड टू शेयर होल्डर्स ऑन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, ये वो अमाउंट हम सेट असाइड कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा रिडक्शन पे। अब वो अमाउंट कैसे आएगा ये देखो। सबसे पहले तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं वो देखते हैं। हमारे पास 6,40,000 अमाउंट के शेयर्स हैं जो कि ₹10 का एक शेयर है। तो हमारे पास कितने आ गए, 64,000 शेयर्स आ गए। ठीक है,